अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन आज है हमारे साथ असद चौधरी साहब हैं, वाशिंगटन में रहते हैं, सियासत पे गहरी नज़र है। तो आज उनसे कुछ सवाल करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ तब्दील हुआ है, क्या दुनिया में ऐसे ही होता है? और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर की सियासत अगर खबरों में देखें तो लगता है कि कल पाकिस्तान बैंकरप्सी फाइल करेगा या बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि दूर-दूर तक इसके कोई भी मंज़र नज़र नहीं आता है। तो आइए चलिए, असद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। असद साहब सबसे पहले तो ये बताएँ कि इस दफ़ा आर्मी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उनकी चेंजेज़ जो है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से पूरे दुनिया में मशहूर हो गई है, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है। और 6 साल गुज़ारने के बाद आर्मी चीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा। तो और नए चीफ साहब जो हैं वो नया एजेंडा लेकर फिर पाकिस्तान पर आएँगे और फिर सियासी वो वादा तो बाजवा ने किया था, अब इनका वादा कहाँ तक रहेगा? क्या ये आर्मी चीफ भी प सियासी निज़ाम में हिस्सा डालेंगे या वाक़ई फ़ौज जो है वो सियासत से अलग हो गई है? जी यासीन भाई, आप गुमनामी की ज़िंदगी जहाँ तक आपने कहा है कि बसर करेंगे बाजवा साहब, तो वो आपको याद होगा कि कियानी साहब जो थे, जनरल कियानी साहब 6 साल जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने के बाद वो भी मेरे ख़्याल है गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो ये भी गुज़ार सकते हैं, मेरा ख़्याल है इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। वैसे भी जो जर्नैल है हों और ख़ास तौर पर वो 3 साल या उससे ज़्यादा 6 साल जिन्होंने कमांड की हो आर्मी की, तो उनकी जो गोशनशीनी होती है उसके अंदर कोई दखल देने की ज़रूरत तो ख़ैर मुश्किल ही होगी किसी की। बाकी आपने जो ज़िक्र किया है कि नए आर्मी के जो जो अपने चीफ़ आए हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, तो देखें सियासत से वो कितना दूर रहेंगे या फ़ौज कितना सियासत से दूर रहेगी, ये इसका दारोमदार सारा सियासतदानों पर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अप्रैल से जो है वो जब से ऐलान किया है फ़ौज ने, जिसमें बाजवा साहब ज़ाहिर है कि उनके कमांडर थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हमें एपॉलिटिकल हो गए हैं, अपनी पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर लिया फ़ौज ने। तब से उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से कि जी इमरान खान की साहब की तरफ से कि जी आप पॉलिटिक्स में आएँ। जबकि दूसरे जो पार्टीज़ हैं पीडीएम की, वो कहती हैं कि अब ना आएँ, ये कहते हैं जी आएँ आप। अब देखें, अब आगे चलकर ये मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ये दोबारा अव्वल तो पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा आज की तारीख़ अभी तक इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ़ को मुबारकबाद का कोई पैगाम नहीं दिया, कोई ट्वीट। वैसे तो आपको पता है कि सारा दिन बाकी बाजवा साहब को जाने के ऊपर जितनी ट्वीट्स आ रही हैं पीटीआई वालों की, बड़े-बड़े लीडरों की, लेकिन मुबारकबाद की जो ट्वीट है वो इमरान खान साहब की तरफ से नहीं आई। हालाँकि मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि वो खामोश होकर बैठे हुए हैं, जैसे ही ये थोड़ा-सा टाइम गुज़रेगा, उन्होंने प्रेशर बढ़ा देना है आसिम मुनीर साहब के ऊपर, कि आप अच्छा, सियासत के अंदर दखल-अंदाज़ी करें। करें। और उनका हदफ आपको पता है एक ही है, इलेक्शन हो, जल्द से जल्द हो और वो इलेक्शन में उनकी मदद की जाए और उनको जिताया जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है जो सियासतदानों में भी हमने देखा कि अगर आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनका शहर लाड़काना है। जब वो इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में ही रहते हैं, लेकिन लाड़काना का क्या हाल होता है आपने देखा है वहाँ पर। मेरा ख़्याल है उसको तो कराची से अच्छा हो जाना चाहिए। कराची में तो एक तरह से वो सौतेली माँ भी मेरा ख़्याल है इतना ज़ुल्म नहीं करती जितना सिंध गवर्नमेंट करती है। फिर सिंध गवर्नमेंट के अलावा हमने देखा माज़ी में जो जजेस ने एक के बाद एक घरों को तोड़ना शुरू किया जो कि 40-40, 50-50 साल पुराने घर थे, जो कि बिजली का बिल देते थे, जो कि गैस का बिल देते थे और जो कि अपने तमाम टैक्सेस देते थे, लेकिन उन घरों को तोड़ दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं था। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस पर आते हैं, उस पे कब्ज़े शुरू हो गए और 40-40 साल पुराने मुकदमे निकल कर आ गए कि ये कॉलेज तो हमारा था और ये कॉलेज तो है, उस पे मुकदमा चल रहा था, ये कॉलेज खाली कर दिया जाए। एजुकेशन वैसे ही हमारे मुल्क में कहाँ है, लेकिन हम उन कॉलेजेस और स्कूलों के पीछे पड़े हुए हैं जो उनकी तारीख में एक अपना मकाम है और 40-50 साल हमारी पूरी ज़िंदगी हमने बचपन से उनको देखा है। लेकिन हमने देखा है कि अभी जो आर्मी चीफ आए हैं, उनके गाँव में बड़े ढोल-ढपक्के बजे हैं
और जब बाजवा साहब का आया था तो भी ये लोग अपने गाँव में तो तरक्की कर नहीं सकते, ये मुल्क के लिए तरक्की कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो शख्स जहाँ रहता है, आज अगर मेरे पास पैसा हो तो जहाँ मैं रहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे कुछ ज़रूर करूँ। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर रह के बिलियंस ऑफ रुपीज़ बनाते हैं। राहील शरीफ इस वक़्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ बना रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि उनका गाँव बहुत अच्छा होगा, ये गाँव की पैदावार हैं सारे और ये आते तो कंगले हैं लेकिन जाते बिलियनर बन के हैं। क्या कहेंगे इस पे? आज़म भाई आपने जिस इलाके से आते हैं वहाँ की तरक्की ना होने का गिला किया और मुझे बहुत दुःख है वैसे कि जितना बड़ा शहर कराची है और जितनी उसकी रेवेन्यू और पाकिस्तान की जो इनकम है जिसमें उनका किरदार है कराची वालों का, कराची का ख़ास शहर का और ख़ास तौर पर सिंध में आप जो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कराची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। आपके सामने लास्ट तकरीबन 40 सालों से तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं उसकी हालत से कि कितनी हुकूमत वहाँ पे लोगों ने मज़े लूटे हैं, पैसे खाए हैं, लेकिन कराची के साथ बहुत ज़्यादा आपने सौतेले बेटे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या सौतेली माँ वाला। तो इंतहाई दुःख के साथ ये है कि कराची के साथ जो ज़्यादती हुई है, वो शायद पाकिस्तान में किसी भी इलाके में इतनी ज़्यादती नहीं हुई। ख़ास तौर पर ये कि कराची जो कि एक सबसे बड़ा शहर और लोगों के लिए एक पाकिस्तान के बाकी शहरों के लिए एक दुबई समझा जाता था, बल्कि उसको वहाँ जॉब्स के लिए जाया जाता था, कारोबार के लिए जाया जाता था। तो वहाँ का हालत देख के वाक़ई एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। तो बाकी आपने जो बात की है जर्नैलों की कि इन्होंने पैसा जो बना रहे हैं पैसा सऊदी अरब में बना रहे हैं या जहाँ पर भी, तो या इनके जो गाँव हैं उनके अंदर ढोल धमाके हो रहे हैं। तो मैं बुनियादी तौर पर मेरा ख़्याल है कि इन जर्नैलों की तो ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी अपने गाँव या शहर को ठीक करना नहीं है। ये सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने एक नारा लगा के आते हैं कि हम बेहतरी करेंगे और तरक्की देंगे मुल्क को भी। उनका पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने हलके का, अपने इलाके का, उसको तरक्की दें आप। तो मेरा इस बारे में यही है कि जो सियासतदान हैं वो सियासतदानों ने भी हुकूमत की है कराची में आपको पता है कि कराची में एमक्यूएम की हुकूमत रही है मेरे ख़्याल वो हुकूमत के साथ इत्तेहाद में रहे हैं तकरीबन कोई लास्ट 40 सालों से। तो वो गिला उनके साथ भी बनता है कि जी आपने क्या किया कि आप सिर्फ़ अपनी पोज़ीशंस लेके और वहाँ पर आप रहते रहे, अपने पैसे बनाते रहे या जैसे भी आप अपनी लाइफ़ गुज़ारते रहे, सियासत के मज़े लेते रहे, इक़्तिदार के मज़े और साथ-साथ पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत भी बड़े अरसे से चल रही है कराची में, सिंध में बल्कि। तो उनका आपने बिल्कुल सही कहा, वो कराची को क्या ठीक करेंगे जिन्होंने लाड़काने को नहीं ठीक कर सके। तो मेरा ख़्याल है कि अब वक़्त आ गया है कि ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं, वो वोटर जो हैं, वो जब वोट डालने जाएँ, तो कम से कम इस चीज़ का एहतसाब ज़रूर करें कि उनके साथ ज़्यादती किसने की है और आइंदा आने वाले वक़्तों में उनके लिए कौन बेहतर साबित होगा। चलें आपने ज़िक्र कर दिया, मैं करना तो नहीं चाह रहा था इसका ज़िक्र लेकिन आपने शुरू कर दिया। देखें कराची में एक जमात पे 92 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो ऑपरेशन ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद 2000 मेरा ख़्याल है 2 या 3 में या 7 में ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए, तो उन्होंने कराची जो है, वो दोबारा से फुल जो है एमक्यूएम के हवाले कर दिया। और उस वक़्त आपने देखा कि शायद कराची में वो काम हुए जो पाकिस्तान की तारीख़ में कराची में कभी नहीं हुए। तो ये क्रेडिट गोज़ टू हिम मतलब हम कोई वो तो नहीं है, लाज़िम-बात है पाकिस्तान के पैसे थे, कराची के पैसे थे, अगर लग गए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 या 3 एमक्यूएम बन गईं अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लग गई। माज़ी में फ़ौज को, पाकिस्तान को क्या कुछ नहीं कहा गया, वो आपके सामने है। और उसके बाद जो 2 या 3 मौसिम भाई वो दो 2016 में बनी थी ना एमक्यूएम जो टू पार्ट्स में तक़सीम हो गई थी। जी, मैं वही बता रहा हूँ। उसके जी, बाद जी। जब एमक्यूएम में बनी तो वो 3 एमक्यूएम को चला कौन रहा है? उसके हुँ। पीछे कौन है? चलें हम समझते हैं कि कराची के अंदर हमें देखना होगा कि अगर वाक़ई पाकिस्तान आर्मी ने तौबा कर ली है कि अब वो पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आएँगे, तो शायद कराची के अंदर कोई नई शिनाख्त, कोई नई चीज़, कोई नया क़यादत वहाँ पर आएगी। पीटीआई वहाँ पर आई, एक दफ़ा 11 अरब का चूना लगाया उन्होंने, एक दफ़ा माज़रत के साथ चूने का लफ़्ज़ ये है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वादे किए गए थे। एक दफ़ा 6 अरब के वादे किए गए थे, लेकिन कराची को कुछ नहीं, ठेंगा मिला और लेकिन अभी भी लोग हैं, वो चाहते हैं चेंज हो, किसी तरीके से चेंज आए और फिर हमारे इस मुल्क में जिस तरीके से
इमरान खान को लाया गया और जिस तरह लाया गया आप सबके सामने है और साढ़े 3 साल के अंदर ये एहसास हो गया कि वो एक पार्टी को तो चला सकते हैं लेकिन मुल्क को चलाने की अहलियत उनमें नहीं है। उनके राइट और लेफ्ट सारे रॉन्ग नंबर हैं। तो मुझे ये बताएँ कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पीडीएम है अभी हमने इलेक्शन देखा, पीडीएम इलेक्शन तो खुद नहीं लड़ रही है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अलग-अलग हो जाते हैं। कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने है। अगर वो पीडीएम करके लड़ते तो मेरा ख़्याल है और ज़्यादा सीटें निकालते। लेकिन अभी भी पीडीएम जो है वो अलग-अलग है। तो आपको लगता है नए आने वाले चीफ जो है इनको कितना अरसा लगेगा कि ये जो घुस-बैठिए बैठे हुए हैं सियासत में आर्मी से रिलेटेड, वो घुस-बैठिए अब वापस अपनी बैरकों में जाएँगे? जी, आसिम भाई, एक बात आपको मैं अहम बात आपको बताता चलूँ कि पीडीएम मिलकर इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। सारी पार्टीज़ का अलग-अलग मंशूर है, अलग-अलग आइडियोलॉजीज़ हैं। पीपल्स पार्टी की अलग है, नून लीग का अपना वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी का अलग वोट बैंक है, जमात इस्लामी का अलग है। तो जब इलेक्शन लड़ने की बारी आएगी, ये डेफ़िनिटली सीट एडजस्टमेंट्स तो हो सकती हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि एक आप इधर देंगे तो उधर दूसरी तरफ से आपको छोड़नी भी पड़ेगी। तो लेकिन इलेक्शन सबने अपने नारे के ऊपर लड़ना है और अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपना मुस्तकबिल को बचाने के लिए लड़ना है आपने। तो जहाँ तक बीडीएम का ताल्लुक है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत तक इकट्ठी है। इसके अलावा इनकी सबकी सियासत अपनी-अपनी है। जब भी इलेक्शन की बारी आएगी आप देखिएगा कि सब ने अपनी-अपनी बेस पर इलेक्शन लड़ने हैं। वही बात कि सीट एडजस्टमेंट ज़रूर हो सकती है या कहीं पर अपना कैंडिडेट ना खड़ा करना या कहीं पे किसी को सपोर्ट कर देनी, शायद ये हो जाए। बाकी आपने जो बात की है जो इसकी आर्मी के जो किरदार की के जो उसके अंदर बैठे हुए थे, अब वो कितनी हैं, तो एक चीज़ तो मैं इस बात से पूरी तरह जो कन्विंस्ड हूँ कि जितना भी हो सके आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज अपने आप को सियासत से अलहदा ज़रूर कहेगी कि वो हो रही है, ये हो गई है। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो मुस्तक़बिल में आने वाले मुस्तक़बिल करीब में अपने आप को सियासत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद या उससे अलहदा हो सके, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सियासतदान खुद उनको अप्रोच करेंगे, आप देखिएगा, आइंदा आने वाले वक़्तों में। तो सियासत से किरदार उनका थोड़ा कम हो जाना ज़रूर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अगर आप ये कहें कि क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान की जो है एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर और वो ज़ाहिर बात है कि वो फैसले वरना अगर वो सब कुछ सियासतदानों के ऊपर आज छोड़ दें, तो ये इनका तो आपस में आपने देख लिया है कि कितने सालों से इनका तो आपस के अंदर बैठने का जो है वो मौका इनको आपस में नहीं मिल रहा, ये इत्तेफ़ाक नहीं हो रहा। तो इन्होंने आगे सियासत क्या करनी है, इनको या तो बुला के बिठाया जाएगा या फिर ये ऐसे ही इनके किसी न किसी को नया कोई अब इनकी जगह पर वरना कोई किरदार नया मेरे ख़्याल खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा ये बताएँ कि कराची बोल रहा हूँ मैं आपसे, पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है। हम आजकल देख रहे हैं कि स्पेसेस पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया फ़ोरम पे ये बात बताई जा रही है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है और ये होने वाला है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई हकीकत नहीं देखते। वहाँ पे सारे इदारे सारे महकमे अपने हिसाब से काम चल रहा है वहाँ पर और कोई पीआईए अभी बिका नहीं है और कोई भी बड़े इदारे जब आप बैंकरप्सी या बैंकरप्ट होने लगते हैं, तो बहुत सारे इदारे आपको बेचने पड़ते हैं, आपकी मजबूरी होती है। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत अच्छी होगी? और मैं समझता हूँ अच्छी शायद उस सूरत में हो जब इनका जो रोना-धोना है अभी इमरान खान साहब का, वो अगर वेट करते हैं अगले इलेक्शन का, हम कहते हैं कि वो आएँ, अगले इलेक्शन में आके अवाम के पास जाएँ, अगर अवाम उनको सिलेक्ट करती है, बिल्कुल आप आएँ, 2/3 की मेजॉरिटी से आएँ और करें कुछ, नहीं आते तो हम अपोज़िशन में बैठें। लेकिन वो खामोश बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, 62 जलसे अब तक कर चुके हैं। 62 जलसों में अगर आप 10 करोड़ का भी एक एवरेज जलसा लगाएँ, तो कितनी पैसे ये कौम का बर्बाद कर चुके हैं, ओवरसीज़ का बर्बाद कर चुके हैं। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? आइंदा आने वाले वक़्तों में पहली बात तो आपको ये बताऊँ कि जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैंने स्टडी की है, रिसर्च की है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान दिवालिये की तरफ या बैंकरप्सी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। इसलिए कि अब मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि पाकिस्तान थोड़ा-सा अब स्टेबल होना शुरू करेगा, इकॉनमी पाकिस्तान की स्टेबल होना शुरू करेगी। अ, ये ख़ास तौर पर अब ये थोड़ी-सी नए चीफ़ के आने से और पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत मेरा ख़्याल है कि स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा। अगर वो नहीं आती स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अप एंड डाउन चलती रहेगी, लेकिन बैंकरप्सी वाला चक्कर कोई नहीं है। वो ऐसे ही बस
लोगों को डराया हुआ है अपनी सियासत चमकाने के लिए। इसके अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इसमें कुछ सदाकत है। बाकी सियासत की आपने बात की है कि खान साहब आएँ, लड़ें, इलेक्शन जीत जाएँ, अगर जीते हैं तो ठीक है। मेरा मेरा ये ख़्याल है कि लास्ट साढ़े 3 इन्होंने 4 साल हुकूमत की है। अगर तो इलेक्शन जीत कर वही काम करना है, तो फिर मुझे बताइए कि साढ़े 3-4 साल पिछले हुकूमत करने में और अब दोबारा 3 साढ़े 3 साल हुकूमत करने में जिस जो नहीं, पिछले अगर साढ़े 3 अवाम साल उनको मुंतखब करती है तो उनका राइट है कि वो आएँ, बेशक मुल्क को देखें तबाह कर दें, कोई मसला नहीं है। देखें अब आगे साढ़े 3 साल की हुकूमत की है तो उसी का तो ख़मियाज़ा मुल्क इस वक़्त भुगत रहा है। नहीं, वो तो उनको लाया गया था आज ना, वो वो तो साढ़े आज 3 वो लाख इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी आपकी बैंकरप्सी की तरफ साढ़े जा रहा 3 लाख फ़ौज लेकर आई थी उनको ना, वो जी। तो उनको लाके बिठाया गया था। तो चलो ठीक देखें है, अब आप आ जाएँ, वो अब आप बहुत मकबूल हैं। उसका ख़मियाज़ा आपने भुगता है ना। अब वो खुद ही खान साहब वही खान साहब कह रहे हैं कि जी आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद आप रख के आए थे, जिसको परवान चढ़ा के आप आए थे बैंकरप्सी की तरफ, इकॉनमी को तबाह करके गए हैं। अब उसका इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर क्यों देते हैं? तो मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉपुलैरिटी जो है ना वो टीवी चैनल्स के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़रूर हम देख रहे हैं, जलसों में देख रहे हैं। जब इलेक्शन की बारी आएगी, जब नवाज़ शरीफ साहब भी इंशाल्लाह मौजूद होंगे, पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मिलेगी। ज़रदारी साहब भी हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी होंगे, इमरान खान साहब भी होंगे, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, शहबाज शरीफ साहब। जब ये फुल अपनी जो जोश के साथ और हिम्मत के साथ और वलवले के साथ जब एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड में अपनी अपनी कैंपेन करेंगे, मेरा नहीं ख़्याल कि जो पीटीआई जो है वो अ, कोई अ, चलें जो सिंगल मेजॉरिटी भी ले सके। मेरा नहीं ख़्याल चलिए सिंगल आपके पार्टी मेजॉरिटी। वो था तासुरात थे। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत हमारे नाज़रीन से कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट लास्ट कमेंट्स। लास्ट कमेंट्स यही हैं कि आप कोशिश करें कि अब ज़र मुबादला मैं तो पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से बात कर रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से, कि आप कोशिश कीजिए कि कोई ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजिए, चाहे वो आप किसी को ज़रूरत है या नहीं है, थोड़े बहुत आप वैसे ही पाकिस्तान की में ज़रूर पैसा ज़रूर भेजें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जो कर सकते हैं आप। और आइंदा आने वाला वक़्त मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान का रोशन है इंशाअल्लाह। इस उम्मीद को आप बिल्कुल अपने सामने रखें। चलिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है फिर मिलते हैं। Washington Night Show with Asim Siddiqui. Capital TV Washington